हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। तो आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं जो कि CUET के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको पॉलिटिकल साइंस के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने में और कॉन्फिडेंट फील कराएगा। यूनिमॉन्ग्स में हम लोगों की हमेशा से यही कोशिश रही है कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए आपके लिए। आपको एग्ज़ाम से पहले इतनी बार प्रैक्टिस करा दी जाए कि क्या जब एग्ज़ाम में आप बैठो तो इट विल बिकम ए केक वॉक फॉर यू, कि ठीक है ऐसा लगे आपको कि हम लोग सिर्फ मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे किसकी, भाई एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ऑल्दो सारे ही चैप्टर्स जो हैं NCERTs के वो इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम बात करेंगे किसकी, कांग्रेस की बात करेंगे। देखिए है ना, बिफोर इंडिपेंडेंस भी मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया था कांग्रेस के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम आफ्टर 1947। 1947 मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से, जैसे प्रीवियस सेशंस में भी हमने मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ को डिस्कस किया क्या कि कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी जो है आपकी बनके उभरी थी, ठीक है ना भाई। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चेंजेस हुए है ना, मतलब सेशन में हम क्या चीज़ पे फोकस करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए और ऐसे क्या रीजंस थे कि जिसकी वजह से कांग्रेस ने सिंगल हैंडेडली डोमिनेट किया, कोई और ऑपोजिशन पार्टी जो है वो उस टाइम पे आपकी नहीं थी, ठीक है भाई। तो आज का सेशन देखने के बाद आप लोगों को क्या सीखने मिलेगा, या मतलब अगर मैं बात करूं तो आज के सेशन में हम लोग किस किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। आज सॉर्ट ऑफ आप ये देख लीजिए, प्रीवियस जो 4 क्लासेस है ना उनका रिकैप है ये, ठीक है, क्योंकि हर सेशन में हर सेशन में या हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कांग्रेस या कांग्रेस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनकी बात हमने की। तो आज के सेशन में देखो कंपैरेटिवली छोटा सेशन रहेगा, है ना, तो ऐसा पर बोलते नहीं वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बिल्कुल वैसा होने वाला है। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, सेकेंड जनरल इलेक्शंस, थर्ड जनरल इलेक्शंस और इसके बाद क्या, कांग्रेस का क्या चीज़, डोमिनेंस। हम इन सबको आपका क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई, कि ये जो जनरल इलेक्शंस थे ये कैसे कैसे हुए, इनके आउटकम क्या आए और फिर इन इलेक्शंस का जो आउटकम था उसका इम्पैक्ट जो है वो कंट्री पे किस तरीके का पड़ा, ठीक है भाई। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या है कि कांग्रेस ही डोमिनेट क्यों कर रही थी बार बार, है ना। तो बस इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस आपका करेंगे। तो चलिए आज का सेशन जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है क्या कि इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो देखिए प्रीवियस सेशंस में हमने इसकी बात की थी, पर आज भी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो जो कंट्री के लीडर्स थे, है ना, जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैंने डिस्कस की थी, उन्होंने क्या आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 ऑब्जेक्टिव अपने सेट किए थे। क्या 2 ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कि भाई देश को ना आगे कैसे ले जाना है और किन 2 चीज़ों पे हमें फोकस करना है। कौन सी 2 चीज़ें थी, मैंने बताया था आपको। देखो पहली क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोजगारी, एंड दूसरी पॉवर्टी। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इन दोनों चीज़ों पे कैसे फोकस रखा जाएगा, तो अगर हमें बेरोजगारी हटानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भाई हमको जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और जॉब्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, जब कंट्री में डेवलपमेंट होगा, और ऑटोमेटिकली जब डेवलपमेंट होगा दैट इज योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो आपकी जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों के पास रोजगार होगा तो उनको सैलरी मिलेगी, उनके पास पैसे आएंगे, तो क्या होगी, पॉवर्टी एलिमिनेट हो जाएगी। तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। देखो ये तो 2 ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन को देश की ध्यान में रखे गए थे, है ना। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था जो लीडर्स थे उनका, ये कि हमें कंट्री में, जस्ट अ मिनट, यस, हमें कंट्री में क्या करना है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र उनको स्टैब्लिश करना था, फॉर द पीपल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए क्या, इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। क्यों इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे,
क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है ना भाई कि आप अपने सिटीजन्स को, आप अपने देश के लोगों को इतनी पावर दे रहे हो कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर पाएं। इसीलिए हम इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है उसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। कैसे इलेक्ट करते हैं, वोट डाल के, है ना। ठीक है भाई, तो हमारे देश में 18 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं उनको क्या, वोट डालने का राइट दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी, कि इलेक्शंस जो हैं वो कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, मतलब इलेक्शंस क्यों और कैसे मैनेज होगा, क्योंकि देश में उससे पहले कभी इलेक्शंस ऐसे हुए ही नहीं थे इतने बड़े लेवल पे। तो बच्चों यहाँ पे सरकार ने बोला कि भाई देखो, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑफिस बनाओ अलग से जिसको सिर्फ यही काम दो कि इलेक्शंस कैसे कराए जाएंगे। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑफिस क्रिएट करने की बात की गई, आपकी ECI, बहुत बार बता चुकी हूँ बच्चों। सो ECI, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, ये इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग इसको बोला जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल नंबर 324 जो है वो बात करता है किसकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। सरकार ने जो, हाँ, या सरकार की बात करें या जो हमारे लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने ये जिम्मा किसको दे दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया। क्या कि भाई आप क्या करो, आप इलेक्शंस को कंडक्ट कराओगे देश में। ठीक है भाई, चलिए, तो क्योंकि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसीलिए ये चीज़ बार बार आपको बताती हूँ कि आपको लेक्चर्स में ही ये चीज़ याद हो जाए, बाद में आपको रिकॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। पता है, बोली हुई बात, ऐसी सुनी हुई बात जो है ना वो याद रह जाती है एट टाइम्स। तो इसीलिए मैं मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को आपको रिकॉल करवा देना चाहती हूँ कि जैसे कोई नींद से भी कोई उठा के बोले ना, अरे यार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो बस एकदम शुरू हो जाना, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड आर्टिकल 324 में मेंशन है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये क्या हुआ आपका, मैंने आपको बता दिया। तो डेमोक्रेसी के लिए हमें किसकी ज़रूरत थी, इलेक्शंस की ज़रूरत थी। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको दिख रहे होंगे, मैं भी खैर स्क्रीन पे देख लूँ। यस, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, कंडक्टिंग इलेक्शंस। ये अपने आप में चैलेंज था। आप बोलोगे मैम इलेक्शंस कराना चैलेंज कैसे हो गया, भाई देखो, सबसे पहली बात तो देश नया नया आज़ाद हुआ था। ठीक है, हमें प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे इलेक्शंस कराने हैं, है ना, या कौन सा मेथड जो है उसको यूज किया जाए। ठीक है, कौन सा मेथड जो है वो यूज किया जाए इलेक्शंस कंडक्ट कराने में, किस तरीके से, कौन सा प्रोसीजर हम फॉलो करें कि भाई पूरे देश के लोगों के लिए आसानी हो जाए और वो इजीली आके अपना वोट जो है उसको कास्ट कर पाएं। ठीक है भाई, अब बोलो मैम इसमें क्यों लोगों को ऐसे क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों जिस समय में देश को आज़ादी मिली थी ना, हार्डली अप्रॉक्सीमेटली 16 to 17% जो पॉपुलेशन थी वो एजुकेटेड थी। तो इलिटरेसी इतनी ज़्यादा थी। अब आप लोगों को कैसे समझाओगे, इतना बड़ा देश, इतनी डाइवर्सिटी, है ना। तो वो जो रूरल और जो अर्बन गैप था वो बहुत ज़्यादा था, है ना। लोग बेचारे इतने सीधे साधे, उन्हें पता ही नहीं था। उससे पहले तक 200 साल तो अंग्रेज़ों ने राज किया था, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या काम किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, है ना। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्या कि जो बाकी अप्रॉक्सीमेटली आपकी कितनी भाई 85%, 84% जो पॉपुलेशन है जो कि अनएजुकेटेड है भाई, उनको कैसे पार्टिसिपेट करवाएं हम इलेक्शंस में। ठीक, इसके बाद पॉवर्टी तो अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज था भाई। पैसे भी तो नहीं थे हमारे पास उतने ज़्यादा, क्योंकि रिसोर्सेज तो थे बट बच्चों उसके लिए भी प्लानिंग लगती है, चीज़ों को एस्टैब्लिश करना था, नया नया देश आज़ाद हुआ था, है ना, काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करना था। तो पॉवर्टी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू था, मतलब बहुत बहुत बड़े लेवल पर देश जो है वो पॉवर्टी से जूझ रहा था। अब इसके बाद भाई इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं तो मीन्स उसके लिए कम्युनिकेशन के, टेक्नोलॉजी के, जैसे आज की डेट में आप देखो तो वीवीपैट, पहले ईवीएम यूज़ होते थे। मैंने प्रीवियस सेशंस में बताया है ना, कि
ईवीएम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, या वीवीपैट जो है वो आपका क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है इसको, तो आप लोग पुराने सेशंस देख के इसको रिकॉल कर सकते हो। तो भाई उतना टेक्नोलॉजी वगैरह में भी हम लोग इतने ज़्यादा सुपीरियर नहीं थे ना, हमारे पास हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है भाई। एंड इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो मैम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की दिक्कत क्या, इनको डिमार्केट करना, जैसे होता है ना, हम पूछते हैं भाई आपके वार्ड से कौन खड़ा हुआ है ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन खड़ा हुआ है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे डिमार्केट किया जाएगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कितना एरिया किस वार्ड में आएगा, कितना एरिया किस वार्ड में नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो ये तो सारे सिनेरियोज थे देश के, जब हमारे देश में डिसाइड किया गया कि हमें इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट कराने हैं, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद क्या, इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब कराए गए, 1952 में इनको क्या किया गया, इनको कंडक्ट किया गया। तो पहला जनरल इलेक्शन जो है वो कब किया गया भाई, 1952 में हुआ। अब तो कैसे कंडक्ट हुआ, क्या क्या हुआ, देखो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपके जॉट डाउन यहाँ पे किए गए हैं, लिखे हुए हैं। अब कोई एक इंसान, या चलो मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं, 100 ऑफिशियल्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में काम करते हैं। तो अब इतना बड़ा देश है, इतने सारे स्टेट हैं, इतने सारे लोग हैं, क्या सिर्फ ये 100 लोग मिलके इलेक्शन कंडक्ट करा लेंगे? आप देखो एक पोलिंग बूथ पे कितने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना। जब इलेक्शंस, आजकल के इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो एक जगह पे कितने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है भाई। तो इसके लिए टीचर्स वगैरह को आजकल देखा होगा आपने, ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं, इलेक्शन की ड्यूटी पे जाते हैं, जिनके पेरेंट्स या घर में सिबलिंग्स वगैरह टीचर होंगे उनको पता होगा इलेक्शंस के टाइम पे क्या लगती है, ड्यूटी लगती है। तो इसके लिए जब पहला इलेक्शन कंडक्ट कराना था तो 3 लाख लोगों को क्या किया गया, ट्रेंड किया गया, उनको क्या किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई। किस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई भाई, कि हाँ 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई, किस चीज़ की, कि इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। जब पहला इलेक्शन हुआ 1952 में, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या किया गया, डिमार्केट किया गया। बच्चों इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिलिमिटेशन। इसके लिए भी एक कमीशन होती है जिसको डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बोला जाता है, जो ये बाउंड्रीज वगैरह डिसाइड करती है कि कौन से एरिया में कितना वार्ड होगा, मतलब किस वार्ड में कितना एरिया होगा। मैम उल्टा बोल गई, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, है ना, जब दिमाग बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है ना काफ़ी सारी चीज़ों से, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। वो क्या मूवी का डायलॉग था, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, है ना, DDLJ, राइट। चलिए भाई, इसके बाद और क्या किया गया भाई, वोटर लिस्ट तैयार की गई, ठीक है ना। तो ये काम भी किसका होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम होता है ना। वो पर्ची मिलती है हमें, तो हम देखते हैं वोटर लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं है, हमारा वोटर कार्ड, है ना, हमारा वोटर कार्ड है या नहीं है। इसके बाद अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई, लोगों को पता कैसे लगेगा, क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी वगैरह तो थी नहीं भाई कि टीवी वगैरह ये सब हो, और इंटरनेट तो तब होता नहीं था कि व्हाट्सएप पे चलो ग्रुप बना के मैसेज सर्कुलेट कर दिए या ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, है ना। तो कैसे, इलेक्शन कैंपेनिंग, ठीक है भाई। तो इलेक्शंस के लिए क्या की गई, कैंपेनिंग की गई। कैंपेनिंग जैसे आज आपने देखा होगा, आजकल जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कैसे जो पार्षद होते हैं, जो MLAs होते हैं, वो हाथ जोड़ कर आते हैं, भाई हमारी पार्टी को वोट दीजिएगा, या वो आपसे आके पूछते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है भाई बताओ, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया था, इलेक्शन कैंपेनिंग में बच्चों अवेयरनेस क्रिएट की गई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई गई, ठीक है, लोगों को पुश किया गया, है ना, ठीक है, प्रमोट किया गया इलेक्शंस को। लोगों को क्या बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, किसमें, इलेक्शंस में, ठीक है भाई, राइट। आपको क्या करना है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। क्यों पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये आपका राइट है भाई। इतने साल अंग्रेज़ों के द्वारा आप पे राज किया गया, है ना, तो इतने साल आपके अंग्रेज़ों द्वारा राज किया गया, अब आपको फ्रीडम मिल रहा है, आपको ये चॉइस मिल रही है
कि आप क्या करो, अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको चूज कर लो। ठीक है भाई, तो ये सारे काम किए गए फर्स्ट इलेक्शन में। अब जब पहला इलेक्शन हुआ तो लोगों ने ना बहुत बढ़ चढ़ के बढ़िया तरीके से उसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। कोई भी चीज़ पहली बार हो रही होती है तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना, जैसे घर में कोई भी काम पहली बार हो रहा होता है तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत बढ़िया सा इंस्टेंस मैं आपको अपने लाइफ का शेयर करती हूँ। हम लोग मतलब आई गेस आई वॉज इन 6th क्लास, और स्कूल जो है वो पिकनिक पे पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि हम पिकनिक पे आपको ले जा रहे हैं। कहाँ गए थे हम, यू वोंट बिलीव, हम आगरा गए थे ताजमहल देखने के लिए। एंड आई वाज सो हैप्पी। एक दिन पहले इतनी शॉपिंग और सब कुछ किया ना, ये खाने के लिए चाहिए, वो चाहिए, और ऐसा वैसा, और कुछ नहीं, मतलब सुबह जाके शाम को वापस आना था, पर ओवर एक्साइटमेंट। अरे क्यों? क्योंकि पहली बार जा रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी जब 1952 के इलेक्शंस के रिजल्ट आए ना, तो कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए क्या, सबसे पहली बात तो सबसे बढ़िया बात क्या थी, जो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की बात की गई थी वो क्या हुई, वो सुपर सक्सेसफुल हुई, है ना। तो द डेमोक्रेसी वाज सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। डेमोक्रेसी आपकी क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई। जैसा प्लान कर रहे थे हमारे लीडर्स वैसा ही हुआ। सेकंड, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो लोगों की ज़ील, लोगों का एंथुजियाज्म, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना एंथू, है ना, तो ये जो है वो देखने को मिला, राइट। ठीक है भाई, इसके बाद क्या, इंडिया कैरीड इलेक्टोरल एक्सपेरिमेंट वेरी वेल, क्योंकि पहली बार इलेक्शंस कंडक्ट कराए थे, है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, हिट एंड ट्रायल मेथड था, वो सुपर सक्सेसफुल हुआ भाई। और हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। ठीक है भाई, अब मुद्दे की बात क्या, कांग्रेस जो है ना वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। अब देखो यहाँ से देखना, जो टोटल सीट्स थी उसमें से 364 सीट्स जो हैं वो किसको मिली, वो कांग्रेस को मिली। ठीक, सेकंड नंबर पे। अब देखो, वैसे तो जनरली जो सेकंड आता है उसे कोई याद नहीं रखता है, बट एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है कि भाई फर्स्ट तो सबको याद होता है, सेकंड बताओ, है ना, सेकंड बताओ तो जानू। ठीक है, तो आपको सेकंड भी याद रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इसको क्या हुआ बच्चों, इसको 16 सीट्स मिली। सो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नंबर 1 कांग्रेस, सेकंड इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, तो इसी के साथ क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है वो बन गई थी, देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। सो दिस वाज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952। क्लियर, सॉर्टेड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। सेकंड इलेक्शंस की बात करें, हाँ, तो सेकंड इलेक्शन में क्या हुआ, मैम हमने करा दिया 5 साल बाद इलेक्शन, है ना। कब करा दिए भाई, 1957 में करा दिए। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन। ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। अब लोग और पार्टिसिपेट करेंगे, लोग थोड़े से और जागरूक हो जाएंगे, लोगों को थोड़ा बहुत और पता चलेगा, है ना। ठीक है, तो क्या था, सेम सी सिचुएशन थी। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इसके बाद क्या, कांग्रेस को फिर से मेजॉरिटी आई। मेजॉरिटी का मतलब जितनी सीट्स थी उनमें से सबसे ज़्यादा सीट्स किसको मिली, कांग्रेस को मिली। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद देखो, सेकंड इलेक्शंस में क्या हुआ ना, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट बनाई। ये बस याद रखने वाली बात है कि केरला में कम्युनिस्ट, सीपीआई है ना, सीपीआई बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो सीपीआई की सरकार जो है वो आपकी बनी। तो इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है बच्चों, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी आपकी क्या थी, सिचुएशन थी कि कांग्रेस को मेजॉरिटी आई, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वही आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आपके जो इलेक्शंस थे ये भी, इनको भी क्या किया गया, परफॉर्म किया गया और हैंडल किया गया, राइट। तीसरे इलेक्शंस कब हुए आपके, 62 में हुए, 1962 में। यहाँ पे भी अब आप देख रहे हो एक चीज़ जो आप अगर आप नोटिस कर पा रहे हो कि कंसिस्टेंटली पहले इलेक्शन से दूसरे से तीसरे में कांग्रेस 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 जो है ना वो बहुत आसानी से आपकी क्या करती जा रही थी, जीतती जा रही थी, है ना। तो कांग्रेस जो है वो बहुत आसानी से क्या जीत गई आपकी। ठीक है, और इसके बाद थर्ड जनरल इलेक्शन में जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो थर्ड टाइम आपके क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार भी
प्राइम मिनिस्टर बने तो इतनी मेजॉरिटी आती थी ना कांग्रेस को, मतलब इतने बढ़िया मार्जिन के साथ कांग्रेस जो है वो आपकी मतलब जीत जाती थी इलेक्शंस कि ऑलमोस्ट मतलब कोई ऑपोजिशन पार्टी थी ही नहीं। सीपीआई थी पर क्योंकि नंबर इतनी कम सीट्स वो लोग जीतते थे, वो नंबर जो है वो इतना छोटा होता था तो ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी है। अब आप यहाँ बोलोगे कि मैम ऑपोजिशन पार्टी का होना क्यों ज़रूरी है, वाई? चलो इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो एक अपोजिशन पार्टी का होना एक हेल्दी कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो ये है सरकार, राइट, और ये है आपकी ऑपोजिशन पार्टी। गवर्नमेंट अपने लॉज बना रही है, ठीक है, अपने रूल्स बना रही है या अपनी पॉलिसीज़ बना रही है, ठीक। अब यहाँ पे ऑपोजिशन क्या करती है? ऑपोजिशन चेक्स और बैलेंसेस, है ना, चेक्स और बैलेंसेस रखती है। किस पे? गवर्नमेंट पे, ठीक है भाई। क्या चेक्स और बैलेंसेस रखती है कि सरकार जो पॉलिसी बना रही है, सरकार जो रूल्स और रेगुलेशंस बना रही है, क्या वो सही हैं, है ना, क्या वो बिल्कुल सही मायने में वैसे ही हैं जो हमें चाहिए हैं? अगर कहीं उसमें कोई लूप होल होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? ऑपोजिशन की, कि वो सरकार को बताए कि भाई देखो इसमें यहाँ पे ये गड़बड़ है, इसको आप थोड़ा सा चेंज करो। तो मेनली ऑपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है? सरकार की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करना। वैसे ये नहीं कि फ्री फंड में कुछ भी आप क्रिटिसाइज करे जा रहे हो, नहीं, जो वैलिड चीज़ है वो बोलो, जहाँ एक्चुअली आपको लगता है कि नहीं देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, उस चीज़ पे बोलो। अदरवाइज तो देखो ऐसे चीखने चिल्लाने से तो खैर कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है भाई, बढ़िया। तीसरा जनरल इलेक्शन में क्या हो गया? कांग्रेस जीत गई भाई। जवाहरलाल नेहरू जो है वो तीसरी बार हैट्रिक प्राइम मिनिस्टर बन गए एंड कोई ऑपोजिशन पार्टी थी नहीं। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ऑपोजिशन पार्टी का सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है, राइट। चलिए अब क्योंकि पहले इलेक्शन में भी कांग्रेस जीती, दूसरे में भी कांग्रेस जीती एंड तीसरे में भी कांग्रेस जीती, तो रीजन क्या है? वाई? मैंने बोला था ना कि वाई जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए है? इम्पॉर्टेंट होना चाहिए है। तो अब तक आप लोग मतलब ये तो पता है क्या, ये तो खुद से दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए हैं क्या, कि खुद से दिमाग लगाओ भाई ऐसा क्यों कि कांग्रेस को ही सबसे ज़्यादा सीटें क्यों आ रही थी? कोई मतलब सीपीआई चलो पार्टी थी तो वो सिर्फ केरला में ही क्यों इस्टेब्लिश हुई, क्यों बाकी इंडिया में आपकी इस्टेब्लिश नहीं हुई? ऐसे क्या रीजंस हैं, ठीक है भाई। तो उसके क्या रीजंस थे? सबसे पहला, बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट पार्टी। कांग्रेस कब बनी थी आपकी? मैंने आपको बताया था 1885 में। किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम, है ना, इन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस थी और सबसे बड़ी भी थी। क्यों? क्योंकि अपने इंडिपेंडेंस से पहले की पार्टी थी बच्चों, है ना। तो ज़्यादातर लीडर्स, ज़्यादातर लोग जिन्होंने अब हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, समहाउ वो लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी आपकी पार्टी हो गई, राइट। सेकंड इज लिगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया 1885 में जब कांग्रेस को बनाया गया था ना, तो ऑब्जेक्टिव ही ये था क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो नेशनल लेवल पे इंडियंस के, है ना, इंडियंस की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको रख पाए ब्रिटिशर्स के सामने। तो उस टाइम पे कांग्रेस केम इनटू पिक्चर, ठीक है भाई। तो कांग्रेस ने उस समय ब्रिटिशर्स का अपोज किया, है ना भाई। हमारी जो प्रायोरिटीज़ थी, हमारी जो नीड्स थी, उनको ब्रिटिशर्स के सामने रखा। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग उस समय के कांग्रेस उन लोगों ने ज्वाइन की, है ना, जो भी चाहते थे कि भाई ब्रिटिशर्स को भगाओ भाई हमारे देश से, वो क्यों हम पे रूल कर रहे हैं। उन सब ने क्या किया? आपका कांग्रेस ज्वाइन की। तो ऑटोमेटिकली सारे लोगों ने क्या? फ्रीडम स्ट्रगल में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। सारे के सारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, चाहे आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हो, या आपका जो भी सत्याग्रह हुए हैं, है ना, सब में कांग्रेस या कांग्रेस के लीडर्स या उसके मेंबर्स का पार्टिसिपेशन था। तो कहीं ना कहीं
लोगों को भी ऐसा लगता था कि भाई देखो आज़ादी जो है ना उसको दिलाने में किसका, कांग्रेस का जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा रोल जो है वो रहा है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ग्रेट लीडर्स, है ना, ग्रेट लीडर्स। और जो भी लीडर्स कांग्रेस के साथ आपके एसोसिएटेड थे, इतनी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थी ना उनकी कि लोग बिल्कुल उनको सुनने के लिए भी दूर दूर से आते थे। किसी भी आप बड़े लीडर की बात करो वो कांग्रेस के साथ ही जुड़ा हुआ था, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में, देश को आज़ाद कराने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका जो है वो निभाई। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर हम बात करें किस चीज़ की, सपोर्ट फ्रॉम ऑल दी सेक्शंस। ये प्रीवियस सेशंस में मैंने डिस्कस किया था कि क्या कांग्रेस देखो आपकी बिफोर इंडिपेंडेंस काम कर रही थी, नेशनल लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आपका काम कर रही थी। तो चाहे हम रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र, या हम अर्बन एरिया की बात करें, अर्बन से मेरा मतलब क्या है, दी एलीट क्लास, दी लॉयर्स, दी बिग लॉबी होल्डर्स, दी इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या, वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, और जो रूरल लोग थे वो भी सपोर्ट करते थे। तो ये जो लिंक था ना एक अर्बन और रूरल वाला, वो भी कांग्रेस ने बहुत स्मार्टली और बहुत अच्छे से हैंडल किया था। इनफैक्ट जब महात्मा गांधी वापस आ गए थे देश में तो उसके बाद तो ये जो लिंक था ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। क्यों? क्योंकि जब वो 1900 कब आए थे, चलो ये भी मैं नहीं बताऊंगी आपका भी, आप ही मुझे बताएंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। दिस इज योर होमवर्क, है ना। तो मैम बोलते बोलते रुक गई, सो दिस इज योर होमवर्क, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है भाई, कि किस दिन, डेट भी एंड ईयर भी, वो कब वापस आए थे। ठीक है, तो जब वो वापस आए थे ना तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने क्या डिसाइड किया था कि मैं टूर पे जाऊंगा, पूरे देश में भ्रमण करूंगा एंड पहले कंडीशन देखूंगा। तो वो गांव-गांव, छोटी छोटी जगह जाके लोगों से मिले, उन्होंने जाना कि क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हमें उन चीज़ों से डील करना है, क्या सल्यूशन हो सकता है उन चीज़ों का, राइट। तो इस तरीके से वो जो बॉन्डिंग थी ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, तो लोग महात्मा गांधी की रिस्पेक्ट करने लगे। अब जब महात्मा गांधी कांग्रेस के साथ एसोसिएट हुए तो ऑटोमेटिकली लोगों ने क्या की, कांग्रेस की रिस्पेक्ट की, कांग्रेस को सपोर्ट किया। तो इसी तरीके से कांग्रेस को जो है क्या, हर सेक्शन से सपोर्ट मिल रहा था बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है भाई, और एक इसका सबसे बड़ा रीजन क्या, इसका सबसे बड़ा रीजन, आई एम सो सॉरी, क्या था बच्चों, रिस्पेक्ट फॉर ऑल दी आइडियोलॉजीज। कोई भी ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, हर कास्ट, हर क्रीड के लोग जो हैं वो कांग्रेस के हिस्सा थे, है ना। मतलब इट हार्डली मैटर्स कि आप मेल हो, फीमेल हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इट हार्डली मैटर्स। हर तरीके के लोगों को एक साथ लाके बांध के खड़ा कर दिया था किसने, कांग्रेस ने। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वही सबकी आइडियोलॉजीज की रिस्पेक्ट की थी तो समहाउ लोग भी रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, एंड जिस तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था ना कांग्रेस का, उसने जैसे काम किया था वो पूरे देश में आपका क्या, इट बेसिकली स्प्रेड ऑल ओवर दी कंट्री। वो सिर्फ महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब तक ही, या फॉर दैट मैटर्स आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस तक ही नहीं रुका हुआ था, वो पूरे देश में फैला हुआ था। इसीलिए कांग्रेस जो है ना वो सबसे पहली नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने पूरे देश को, है ना, एक जगह लाके खड़ा कर दिया था। इससे पहले काफ़ी आप पढ़ेंगे अपने हिस्ट्री सेशंस में, काफ़ी बडिंग ऑर्गेनाइजेशंस आई, आपकी लैंड होल्डर्स सोसाइटी आई, ठीक है ना, और आपकी मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनी, बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन बनी, पर देवर एरिया स्पेसिफिक, वो मद्रास में ही काम कर रही थी, बॉम्बे में ही काम कर रही थी। तो पूरे देश की जनता को एक साथ लाके खड़े करने का काम किसने किया, कांग्रेस ने किया। एंड दिस वाज द रीज़न क्या कि भाई 1947 के बाद भी जो लगातार जो इलेक्शंस हुए ना, सो ताबड़तोड़ सुपर सक्सेस किसको मिली, कांग्रेस को मिली। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है होपफुली। ठीक है भाई, चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। ठीक है भाई, तो अब क्वेश्चन क्या उठा कि सक्सेसर कौन बनेगा, उत्तराधिकारी जो है वो कौन बनेगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। सो नेहरूज डेथ इन 1964 जनरेटेड अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन, कि नेहरू के बाद कौन, है ना। ठीक है भाई, तो देखो अब 1960s की बात करें तो ऑल दो ये जो एरा है इसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगी इसी चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में होपफुली।
तो उस टाइम पे पॉवर्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों ऐसी थी ना जिनसे देश जो है वो जूझ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए भी इसको क्या बोला जाता है, याद रखना दैट 1960s वाला जो पूरा आपका डिकेड है, जो पूरे 10 वर्ष हैं, इनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है डेंजरस डिकेड, क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस थे, काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनसे देश जूझ रहा था और जिनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। कोशिश हम भरपूर कर रहे थे पर सल्यूशन जो है वो हमको नहीं मिल रहा था। तो CUET का क्वेश्चन हो सकता है भाई क्या कि डेंजरस डिकेड जो है वो कौन सा था, 1950s था, 1960s था, 1970s था या फिर 1940s था। तो भाई 1960s था, याद कर लेना इसको, ठीक है भाई। चलिए, तो जब नेहरू की डेथ हुई तो किसको चूज किया गया, लाल बहादुर शास्त्री को चूज किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सो लाल बहादुर शास्त्री वॉज यूनानिमसली चूजन the leader of the Congress parliamentary party and became India's नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में खैर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इनके बारे में भी, ठीक है। बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि नेहरू की डेथ के बाद जब सक्सेशन की बात आई, सक्सेसर चूज करने की बात आई, तो लाल बहादुर शास्त्री को चूज किया गया। अब लाल बहादुर शास्त्री को ही क्यों चूज किया गया मैम? अभी तो आपने बताया कि कांग्रेस में इतने सारे लीडर्स थे, काफ़ी सारे बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने क्या किया भाई, बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। देन वाई लाल बहादुर शास्त्री एंड हु वाज लाल बहादुर शास्त्री, क्वेश्चन उठता है, ठीक है भाई। तो चलिए इस बात पे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या वो काफ़ी एक वेल नोन फेस थे, पॉपुलर लीडर थे, किसके, कांग्रेस के, ठीक है भाई। तो कांग्रेस के जो बाकी लीडर्स थे उनके बीच में लाल बहादुर शास्त्री की क्या थी, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, और वो नेहरू गवर्नमेंट में क्या रह चुके थे, मिनिस्टर भी रह चुके थे, ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली उन्होंने पोर्टफोलियो जो है वो हैंडल किया था, तो उनको एक्सपीरियंस भी था कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं या किस तरीके से किसी डेजिग्नेशन को कैसे हैंडल करना है। इसके अलावा वो लॉयल थे और रिस्पॉन्सिबल थे। ये कैसे पता लगा, क्योंकि जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तब एक रेल एक्सीडेंट हुआ था बच्चों, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्होंने अपने पोजीशन से क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो दिस शोज कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल थे, कितने लॉयल थे। इसीलिए यूनानिमसली, इसका मतलब बिना किसी विरोध के लाल बहादुर शास्त्री को जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर चूज किया गया, ठीक है भाई। तो ये था आपका आज का सेशन। यहाँ पे हम कांग्रेस के बारे में ही हमें बेसिकली बात करनी थी। तो आज पूरा बेसिक एक आपको ओवरव्यू मैंने दिया, जिसमें कि हमने फर्स्ट इलेक्शंस, सेकंड इलेक्शन, थर्ड इलेक्शंस जो है इसकी हमने बात की, ठीक है भाई, और इसके आउटपुट की हमने बात की। इसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई तो उनके सक्सेसर जो है किसको चूज़ किया गया, हमने उसके बारे में बात की, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस कर ली। एंड हाँ ठीक, तो इतना हमको क्लियर हो गया। अब ये सब जानने की हमको ज़रूरत क्या थी, ताकि आप ये समझो कि कांग्रेस का नेचर जो है वो कैसा था एज अ पॉलिटिकल पार्टी। एंड जब हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे, अभी तक हमने कांग्रेस को कैसे देखा, जवाहरलाल नेहरू है ना वो हैंडल कर रहे थे। अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री है ना, इनके टेन्योर में किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आए कांग्रेस में, राइट, किस तरीके से उन चीज़ों से डील किया गया, और आगे भी कांग्रेस जो है वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से उसने प्रोग्रेस की, ठीक है भाई। सो होपफुली सेशन में आज जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा, पुरानी चीज़ें जो हैं वो आप रिकॉल कर पाए होंगे आसानी से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अलावा भाई यूनिमॉन्ग्स का यूट्यूब चैनल जो है उसको फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट CUET से रिलेटेड आप लोग मिस नहीं करो और अपनी प्रिपरेशन को और रॉक सॉलिड बनाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।